Ja, zły. कहा जाता है कि जंग मसले का कोई हल नहीं है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जंग के बगैर कोई मसला हल नहीं होता। यूक्रेन और रूस के दरमियान गुज़िश्ता 2 दहाइयों से 2 डिकेड से तनाज़ा चले आ रहा था। आज वो जंग की शक्ल इख्तियार कर गया है और ये जंग जो है, अब जंग का ये जो मसला है, ये जो मामला है, पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। दूसरे मसाइल जो है दुनिया के, वो सब पसे-पुश चले गए हैं। और इस जंग के हवाले से जो मसाइल पैदा होने वाले हैं और उसके बाद माँ-बाप जंग के जो मसाइल पैदा होने वाले हैं और ये जंग कितने तूल इख्तियार करती है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी शशांक साहब, जो कई मुल्कों में सफ़ीर रहे हैं और एक्सपर्ट माने जाते हैं और उनकी गहरी नज़र है आलमी अमूर पर, बैनुल-अक़वामी अमूर पर। तो मैं शशांक साहब का सबसे पहले खैर मकदम करता हूँ कि वो हमारे प्रोग्राम में, इस खास मुलाकात के प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। आपका बहुत-बहुत खैर मकदम है शशांक साहब। जी, थैंक यू, धन्यवाद। जी, आप जान रहे हैं कि ये जो जंग है अब 90 दिन में दाखिल हो चुकी है। यूक्रेन की जो जंग है, रूस, अब इसको तो वेस्टर्न मीडिया जो है इन्वेजन कह रहा है। जो इंडिपेंडेंट जो है ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर है, इसे जंग कह रहे हैं, वॉर कह रहे हैं। अब इसे इन्वेजन कहा जाए या वॉर कहा जाए, क्या कहा जाए, बहरहाल हर एक अपने-अपने तौर पर उसको डिसाइड कर सकता है। तो इसके क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं? ये जो चल रही है, वॉर चल रही है, अब 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है। जी, इसको जंग कहें या इन्वेजन कहें, मसला ये है कि इन 2 पड़ोसी देशों के बीच में युद्ध चल रहा है और उसके तरह-तरह के रूप अख्तियार करता रहा है पिछले 20 साल में। किसी तरीके से आर्थिक दबाव बना रहा एक-दूसरे के ऊपर, फिर साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहा। जैसे हमने देखा है कि यूरोपियन यूनियन के देशों ने अपनी बढ़त बनाई ईस्टर्न यूरोप में, सेंट्रल यूरोप में, तो जो पुराने ईस्टर्न ब्लॉक माना जाता था यूरोप में, उसके देश जो है वो जुड़ते चले गए यूरोपियन यूनियन से। साथ ही साथ उनमें से कई देश नेटो के भी सदस्य बन गए, जिसमें कि खाली यूरोप ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे जो महाशक्ति हैं विश्व में, वो उसके नेतृत्व करते हैं। तो एक तरीके से मैं कहूँगा कि ये जंग जो है ये खाली 2 पड़ोसी देशों में ही नहीं है, बल्कि 2 विचारधाराओं में है, जिसमें पश्चिम के देश ये मानते थे कि रूस जो है, जब से विघटन हुआ है सोवियत यूनियन का, तो वो उसकी महत्वता घटती जा रही है और अब अगर उसको थोड़ा-सा और ज़ोर लगाया जाए, तो हो सकता है कि वो उसका जवाब ना दे पाए। अपने को बिल्कुल ऐसा है माने और हो सकता है उनके साथ में कोई और शक्ति खड़ी भी ना रहे। तो उन्होंने ज़रूर ये देखा कि चीन ज़रूर एक नई शक्ति के रूप में उभर कर आया है, लेकिन उन्होंने सोचा चीन को वहाँ पहुँचने में समय लगेगा। इस बीच में अगर किसी तरीके से रूस को वो खत्म कर देते हैं, उसके महत्व को खत्म कर देते हैं, तो चीन को आगे बढ़ने में भी थोड़ी-सी मुश्किलें आएँगी। तो हमारे ख्याल से इस प्रकार से ये हालात बने हैं और रूस ने जो है, ये जो भी दबाव पड़ रहे थे उसके ऊपर, उसको एक तरीके का वॉरफेयर ही माना और उसने उसका जवाब जो है, अब जिस तरीके से दिया है, तो उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और ख़ास करके हम जैसे एशिया में, जो एशियन मुल्कों में बैठे हुए लोग हैं, उनको तो बहुत ही इस तरह की बात हुई कि अभी तक जितने भी पिछले 70-75 साल में युद्ध हुए हैं या जो भी किस तरह के हमले हुए हैं, वो सब एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका और मिडल ईस्ट के देशों में हुए हैं। यूरोप में ज़्यादा नहीं हुए, तो ऐसा लगता है कि ये जो है, जो यूरोप में इस प्रकार से हुआ है, तो प्रथम विश्व युद्ध से द्वितीय विश्व युद्ध वहाँ हुए थे, तो थोड़ा-सा लोगों का ध्यान एकदम से यही जाता है कि जो वेस्टफेलियन सिस्टम है स्टेट्स का, वो यूरोप का निकाला हुआ है। तो अगर यूरोप में इस तरह का हमला होता है, तो वो जो है ज़्यादा युद्ध का और ज़्यादा आगे बहुत विश्व युद्ध का भी एक तरीके से शुरुआत बन सकता है। शशांक साहब, वर्ल्ड वॉर और वर्ल्ड सेकंड के बाद ये गालिबन पहला मौका है कि यूरोप जो है वॉर ऑफ थिएटर बना है। वो वहाँ सिविल वॉर हुई है, लेकिन आपस में कोई जंग नहीं हुई 2 नेशन के दरमियान। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये
सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहला मौका है। वॉर ऑफ थिएटर बना हुआ है। अब ये यूरोपियन लोगों को पता चल रहा है कि जंग क्या होती है, जंग दूसरे मुल्कों पर ये थोपते हैं जो भी करते हैं। नहीं, देखिए, अभी तक जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट में जो जंग चलती रही थी, जिसमें कई हमले भी हुए, नेटो और नेटो प्लस प्लूरीलैटरल टाइप का सब वो बना अरेंजमेंट उनको दबाने का, तो उसमें से कई सारे चीजें निकल के आई। एक तो ये कि रिफ्यूजी शरणार्थी लोग बहुत निकले वहां से मिडिल ईस्ट से, और वो यूरोप की तरफ चले। यूरोप ने उसको भी अपने यहाँ एक तरीके से इन्वेजन ही माना, पीपल्स इन्वेजन। इसके बाद में हमने देखा ये कि अफगानिस्तान में जिस तरह से हालात बने, तो उसको भी यूरोप ने एक तरीके से, और अमेरिका ने, नेटो के देशों ने अपना रिस्पांस दिया इस तरह के पीपल्स इन्वेजन का करके। उसको अफगानिस्तान को सेंटर बना के वहां पे उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर हम जो है इनको पूरे तरीके से नॉर्मल स्टेट अपने हिसाब से बना देंगे, लेकिन वो बना नहीं पाए। तो हमको लगता ये है कि ये पहली बार ऐसा मौका है, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा है, कि यूरोप के देशों के अंदर, देशों के स्तर पर जो ये हमला हुआ है, झगड़ा हुआ है, ये पहली बार ही निकल कर आया है। अभी तक या तो युगोस्लाव का विघटन हुआ था, सोवियत यूनियन का विघटन हुआ, या और देशों में जहां कहीं भी इस तरह के मसले हुए, या ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी जुड़ गए थे, तो हम समझते हैं कि एक प्रकार से वहां पर धार्मिक भावना एक तरीके से दूसरे तरीके से फैली थी। यानी कि कैथोलिक्स एक तरफ, ऑर्थोडॉक्स दूसरी तरफ, उन दोनों के बीच में आपस में मतभेद उत्पन्न हुए बहुत ज्यादा यूगोस्लाविया के केस में। और दूसरा, अब रूस और यूक्रेन में हम देख रहे हैं कि वही मतभेद आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और जो शरणार्थी आए या मुहाजिर आए मिडिल ईस्ट से, उसमें क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में मतभेद ज्यादा आगे उभर कर आए थे। तो हम समझते हैं कि यूरोप थिएटर तो बनता जा रहा है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि रूस ने चेतावनी दे दी है कि हम जो है न्यूक्लियर तक भी पहुंच सकते हैं, और इसलिए आप संभल कर रहिए कि विश्व ने कभी तक ऐसी चीजें नहीं देखी होंगी, यूरोप ने कभी तक ऐसी चीजें नहीं देखी होगी, जो हम दिखाएंगे आपको फेरोसिटी ऑफ अवर एक्शन। जी जी जी, यही कह रहा था। अब मैं आ रहा हूँ, हमारा जो मुल्क है, हमारा देश है, इंडिया के बारे में। इंडिया ने अब तक जो कुछ भी स्टांस लिया है, न्यूट्रल स्टांस लिया है, एकदम बिल्कुल बैलेंसिंग एक्ट करते हुए चल रहे हैं। लेकिन अमेरिका की तरफ से दबाव बढ़ रहा है। हमने जो है स्ट्रेटेजिक अलायंस कर रखा है, अमेरिका से कर रखा है, क्वाड में भी शामिल हुए हैं। तो ये जो इंटेंस प्रेशर हो रहा है, तो इसको किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है? इसको क्या तरीका होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास? क्योंकि आप फॉरेन पॉलिसी जो है तो तय करते रहे हैं, अब भी जो है तो उसके लिए सजेशंस देते हैं, आपसे पूछा जाता है। देखिए, मैं यही कहूंगा कि अभी तक जैसे एशिया में हम लोगों ने क्वाड वगैरह ज्वाइन किया है, इंडो पैसिफिक को हमने एंथुजियास्टिकली उसको फॉर्मूला को अडॉप्ट कर लिया है। हालांकि हमने ये जरूर कहा कि इंडो पैसिफिक का मसला हमारा खाली इंडिया का ईस्ट कोस्ट नहीं है, बल्कि पूरा अफ्रीकन रीजन तक, इंडियन ओशन जो फैला हुआ है जहां जहां पर, वो पूरा का पूरा जो है इसमें जुड़कर आएगा इंडो पैसिफिक में। क्योंकि भारत के कंसर्न्स जो हैं वो खाली ईस्ट एशिया में ही नहीं है, बल्कि वो और टेरिटोरियल क्लेम्स उसमें भी हैं। कश्मीर के मसले पे एकदम से साउथ वेस्ट एशिया की तरफ चले जाते हैं, और इंडियन ओशन में भी जिस तरीके से चीन का पिछले कई समय में, या आतंकवादियों का वहां पे प्रभाव बढ़ा है समुद्रों के अंदर, तो भारत को उनकी सबकी चिंताएं बनी रहती हैं। लेकिन एक बात आपने नोटिस किया होगा कि चीन के कंट्रोल करने के लिए, या उसको हमने थोड़ा काउंटर प्रेशर करने के लिए क्वाड जरूर ज्वाइन किया है, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि ये किसी तरीके से किसी दूसरे देश के अगेंस्ट हम कर रहे हैं। हम खाली चाहते ही हैं कि सब देश मिलजुल कर रहें, ओपन पॉलिसी रहे, रूल बेस्ड पॉलिसी रहनी चाहिए सबकी देशों की इंडो पैसिफिक एरिया में। और इसके लिए हमारा हमेशा से मतलब यही रहा है कि चीन के साथ भी मिलजुल कर हम ऐसा स्थिति बना सकते हैं। अब मसला आया यूरोप का। एक तरीके से यूरोप के हमें इतने ज्यादा मालूमात नहीं है एशिया के अंदर कि क्या बातें वहां चलती रही थी। यूक्रेन नेटो ज्वाइन करना चाहता था या नहीं करना चाहता था, हमको तो नहीं बताया उन्होंने। अगर रूस को मालूम चला कि वो नेटो ज्वाइन करना चाहता था और नेटो बढ़ता जा रहा है रूस के सिक्योरिटी को थ्रेटन करने के लिए, तो वो हमसे किसी की बात नहीं हुई है इस मामले में। तो ऐसे में हमें तटस्थ रहना ही ज्यादा रहता है। जब चीन के जहां हमारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, जो गलवान वैली में और लद्दाख एरिया में और अरुणाचल में हमारे खिलाफ एक्शन लेते रहे हैं,
उनको भी हम एक रास्ता ओपन रखते हैं कि क्वाड में ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन दबाव बनाने के लिए, हमला करने के लिए नहीं है। अगर आपने देखा होगा एक ऑकस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया की, जिसमें न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात हुई, क्वांटम वेपन्स की बात हुई, साइबर वेलफेयर, साइबर वॉरफेयर की बात हुई। तो ये सब चीजें उसमें वो एक्टिव ऑफेंसिव टाइप की चीज बनी है, हमारा वाला डिफेंसिव बना था। तो अब यूरोप में जाके हम कोई ऐसा मसला जिसका हमको मालूम नहीं है पूरे तरीके से, हम कह नहीं हम सबसे आगे हैं, हमको मालूम है सब कुछ, तो वो तो बात ठीक नहीं रहती ना। तो अब हम सोचते ये हैं कि जैसे आपने शुरुआत करी कि युद्ध जो है किसी भी आपस में डिफरेंसेस का कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, लेकिन डिप्लोमेसी भी कई बार नहीं हल निकाल पाती है, तो उस समय युद्ध भी आगे देखना पड़ता है। लेकिन हमको हमेशा से मौका रखना चाहिए कि शांति बनाए रखने के लिए डिप्लोमेसी को छोड़ना नहीं चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। और वो हम शुरुआत करी है एब्सटेन करके, संयुक्त राष्ट्र के जितने भी अलग अलग मंच हैं। लेकिन हमने ये नहीं कहा है कि हमला नहीं होना चाहिए, हमने कहा नहीं हमला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमने ये भी कहा है कि ह्यूमैनिटेरियन जो लॉ है, जिसपे बहुत कन्वेंशंस बनी हुई है रेड क्रॉस के साथ में मिलकर, उन सबको पूरा ऑब्जर्व करना चाहिए। जो इंडियंस या और फॉरेन स्टूडेंट्स हैं या नॉन कॉम्बेटेंट्स हैं यूक्रेन में या और एरियाज में, तो उनको पूरे तरीके से सेफ्टी सिक्योरिटी से अपने देशों में आने का मौका मिलना चाहिए। तो ये सब चीजें जो है उसको बनाने के लिए अब लोग उसको समझे ना समझे फिलहाल, लेकिन हमको लगता है कि धीरे धीरे और मुल्क भी शायद इसमें जुड़ सकते हैं भारत की इस मुहिम में। तो सर आप जो कह रहे हैं, जो डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है, ये जो है जो प्रेशर है इसको कहाँ तक बर्दाश्त कर सकती है? अमेरिका से जो हमारे जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बढ़ गए हैं, बहुत इंटेंस हो गए हैं, उसके क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ सकते हैं कुछ, अगर हम उनकी राह पे नहीं जाते हैं, उनके रास्ते नहीं पर पढ़ नहीं सकते जाते हैं, लेकिन देखिए अमेरिका भी, जैसे भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, अमेरिका भी लोकतांत्रिक देश है। वहाँ अलग अलग तरह के लोगों की अलग अलग ओपिनियन है, भारत के बारे में भी और यूरोप के इस युद्ध के बारे में भी। आपने देखा होगा कि डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी कई लोग ऐसे कहते हैं कि राष्ट्रपति ने अच्छा नहीं किया, कि जो गलत रास्ते पे लगातार यूक्रेन को बताते रहे कि हम आपकी रक्षा करेंगे, हम आपको हथियार देंगे, हम अपने नेटो के सैनिक आके यहाँ पे लड़ाई करेंगे आपकी तरफ से, जबकि उनका कोई मतलब नहीं था, वो कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि वहां जाते। वो रिपब्लिकन है वहां तो बहुत ही ज्यादा उसके उनके खिलाफ बोलने में लगे हुए हैं। और पुराने जो राष्ट्रपति ट्रंप, वो तो बहुत ही ज्यादा उन्होंने कहा है कि सारा हमले जो है सब डेमोक्रेटिक पार्टी के या और प्रेसिडेंट्स ने करे हैं और बिल्कुल गलत काम किया है। और रूस को उन्होंने हमेशा इस तरीके की पोजीशन में रखा ताकि रूस ने हमला कर दिया, चाहे जॉर्जिया पे करा हो, चाहे अब यूक्रेन पे करा है या और जगहों पे भी कोशिश करी है उन्होंने, तो इस तरीके क्राइमिया वगैरह का करा था। तो ये सब बातें हमें ध्यान में रखनी है कि अमेरिका में भी इस तरह की ओपिनियंस हैं जो आगे बढ़ सकती हैं, कि अगर वहां पे ये ओपिनियन निकलती है कि भाई हम वहां पे अपने हथियार थोड़े भेज सकते हैं, थोड़े से हवाई युद्ध के लिए प्लेन्स भेज सकते हैं, लेकिन पूरे तरीके से हम न्यूक्लियर वॉरफेयर लिए तैयार नहीं है, जो कि रूस ने काफी अनाउंस कर दिया, चेतावनी दे दी है कि आपको आना है तो आ जाइए। आप हमको तरह तरह से दबा रहे थे और हमको लगता है कि वो आप न्यूक्लियर की तरफ बढ़ रहे थे, तो हम आपके लिए तैयार हैं और हम इस तरीके का युद्ध करेंगे जो आपने आज तक कभी सोचा भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से ये अमेरिका को सोचना पड़ेगा कि क्या हल निकालना चाहते हैं। जब तक युद्ध चल रहा है तो युद्ध हल निकालने का तरीका है। जब युद्ध का लगेगा कि ये जो है फायदा नहीं हो रहा है और हमको जो है डिप्लोमेसी की तरफ बढ़ना है, तो हो सकता है कि भारत की तरफ जो अभी थोड़ा सा गर्मी दिखाई दे रही है, उसका वो नरमी में बदल जाए। तो ये जो है नेटो कंट्री जो है उसको पुश कर रहे थे यूक्रेन को कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन ऐन वक्त पर जो है सिर्फ सिवाय सैंक्शन के अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ हथियार प्रोवाइड किया है, जबकि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अफगानिस्तान पर चढ़ दौड़े, इराक पर चढ़ दौड़े, यहाँ पर क्यों नहीं हिम्मत कर पा रहे हैं ये? देखिए अभी तक मसला यही रहा, आप देखेंगे कि न्यूक्लियर वेपन वाले देशों के ऊपर अभी तक कोई इस तरह का झगड़ा नहीं हो पाया था। आप अगर फॉकलैंड वॉर को भी देखें तो इंग्लैंड ने अर्जेंटीना को धमकी दे दी थी कि हम न्यूक्लियर वेपन से आपको हमला कर देंगे, तो वो चुप बैठ गए। भारत और पाकिस्तान के बीच में दोनों न्यूक्लियर वेपन वाले देश हैं, लेकिन आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान ने प्रैक्टिस करने की कोशिश करी
अपने प्लेन्स को तैयार करने के लिए न्यूक्लियर उसके लिए, तो अमेरिका ने इमीडिएटली उनको बुलाया और समझाया, कहने कि आपको मालूम है कि आपकी आर्मी क्या कर रही है? तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा कि हमको नहीं मालूम है, हम तो कभी कर ही नहीं सकते इस तरह की बात। तो उन्होंने सब दिखा दिया उनको कि ये तैयारियां चल रही हैं आपके यहाँ और ये आप करोगे तो ठीक बात नहीं है, हमको आपको दबाव लगाना पड़ेगा। तो ये मैं कहूंगा कि रूस के ये मसला पहली बार ऐसा हुआ है कि यूक्रेन, जिसने अपने न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर सारे के सारे एसेट्स सब डिसबैंड कर दिए थे और अमेरिका ने उस पर करीब $2 बिलियन खर्च किए उन सब चीजों को खत्म करने के लिए, और रूस ने पूरे तरीके से कहा कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आप खाली हमारे रक्षा हितों के खिलाफ ना जाएं। तो इस तरह की पहली बार मैं समझ रहा हूँ 75 साल में किसी न्यूक्लियर वेपन देश के सामने ऐसी हालात बने हैं। तो मेरे ख्याल से नेटो को ये पहला ऐसा मौका मिल रहा है कि कोई दूसरा देश कह रहा है कि हाँ आ जाओ, हम न्यूक्लियर वॉर करने के लिए तैयार हैं आपके साथ में। तो नेटो ने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का मसला आएगा। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने अभी तक ये पॉलिसी बनाई नहीं थी। जापान के ऊपर जो एटॉमिक बॉम्ब्स का हमला हुआ, जापान के पास कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे, तो मेरे ख्याल से ये पहली बार ऐसा हुआ, और यूरोपियन देश भी नहीं था। तो अब मेरे ख्याल लगता ये है कि यूरोप में पहली बार ऐसा हो सकता है कि शुरुआत हो, और अगर अमेरिका एज ए नेटो लीडर आगे बढ़ता है तो कुछ सुनने में ऐसा भी आया अमेरिकन चैनल्स पे कि रूस ने अपने हाइपरसोनिक प्लेन्स विद न्यूक्लियर मिसाइल्स जो हैं वो लैटिन अमेरिका के कुछ देशों में पहुंचा दिए हैं। तो यू मीन दैट के ये डेटरेंट बना हुआ है, एटॉमिक जो है वेपन जो है डेटरेंट बने हुए है, ये अमेरिका को और उसके अलाइज को जो है वहां पर यूक्रेन में जो है इंटरवेंशन करने से जो है तो रोक रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना सर आप? मैं यही समझता हूँ कि अभी तक ऐसा कभी मौका आया नहीं था, तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि रूस इस तरह की बात करेगा। उन्होंने सोचा रूस बहुत ही कमजोर देश होता जा रहा है और चुप बैठा हुआ है पिछले 20 साल से, तो और चुप बैठा रहेगा कुछ साल, और कुछ दिनों के बाद में इसकी इकोनॉमिक हालत इतनी खराब हो जाएगी कि पकड़ में आ जाएगा। खाली उत्तर कोरिया रह जाएगा जो कि किसी की बात सुनता नहीं है और कहता है मैं वॉशिंगटन पे हमला कर दूंगा न्यूक्लियर का, तो एक ही रह जाएगा, उसको देखेंगे किस तरीके से पकड़ेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से लगता है कि सारी जितनी भी इनके वो थी इंटेलिजेंस और प्रायर एक्सचेंजेस, क्लैरिफिकेशन, जो भी कुछ इनका सिस्टम्स और सिग्नल्स वगैरह का पकड़ने का सिस्टम है, हैक करने का और लोगों के सिस्टम में, लगता है कि कमजोरी रह गई है। और पहली बार उनको मालूम चला है कि भाई ये ठीक बात नहीं है। आपको याद होगा सोमालिया में एक बार ऐसा हुआ था, नेटो फोर्सेस चली गई, अमेरिकन फोर्सेस चली गई अंडर द नेटो कमांड, नॉन अमेरिकन कमांड। उसके बाद में अमेरिकन ने कहा कि अगली बार से कभी भी अमेरिकन फोर्सेस कहीं नहीं जाएंगी जब तक कि कमांड अमेरिकन के हाथ में नहीं होगी, और जो उसकी साइबर और सैटेलाइट वो जो इमेजरी है वो अमेरिकन के हाथ में होगी। लेकिन इस बार लगता है कि वो उसमें भी कुछ कमी रह गई है, रूस के जो विचार हैं उसको पूरे तरीके से समझने में। अच्छा, ये जो है जंग टूल पकड़ती है, ये आगे बढ़ता है और ये अज्यूम करते हैं कि यूक्रेन पर जो है रूस का कब्जा हो जाता है, तो उस सूरत में क्या होगा? क्या ये प्रील्यूड होगा थर्ड वर्ल्ड वॉर का जो है, तीसरी आलमी जंग का, आप समझते हैं? और दूसरी बात ये है कि क्या रशिया अपने आप असर्ट करवा रहा है कि ये यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है, ये 2 पोलर वर्ल्ड है, 3 पोलर वर्ल्ड है? क्या आप ये समझते हैं ये जंग के जरिए ये मैसेज देना चाह रहा है रशिया? ये तो हो ही चुका है। तो बहुत से लगाए गए हैं लेकिन सैंक्शन का कोई असर तो हो नहीं रहा है। नहीं, ये तो है ही बात। रूस ने तो कह दिया है कि डायरेक्टली ये जो है मसला रूस और यूक्रेन का ही नहीं है, क्योंकि वो यूक्रेन के उसको सोचते हैं कि वो सारा का सारा जो है कंट्रोल पीछे से CIA कर रहा है, वो यही कहते हैं। तो एक तरीके से जो भी सिग्नल्स वो दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि अमेरिका और रूस के बीच में डायरेक्ट एक तरीके से ये जंग चल रही है, चाहे जुबानी जंग हो चाहे वाकई में जंग जो चल रही है। इसमें अलग अलग देश है, प्रॉक्सी देश, वो कोई बात नहीं है। और रूस के लिए अच्छी बात यह है, वो सोचता है कि चीन के बाद हाथ में अमेरिका G2 बनाना चाहता था, अब शायद वो आसानी से नहीं जा पाएगा उससे। रूस ने अपने को फिर सेंटर स्टेज पे लेकर आ गया है एज ए सुपर पावर, जो गैस सप्लाई कर सकता है यूरोप को 80% वहां के, जो मिनरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा सप्लाई कर सकता है, और वो लेने को तैयार है। जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाई करी, नेपोलियनिक वॉर्स में लड़ाई करी, और उसको ये भी मालूम चलता है कि 27 मिलियन उनके बाशिंदे मारे गए द्वितीय विश्व युद्ध में, और जीत उनकी होती
जर्मनी या जो भी देश थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, वो रशिया को हैंड ओवर करने वाले सारा का सारा। जब अमेरिका ने देखा कि ये हो रहा है तो उन्होंने एकदम से जाके जापान पे एटम बॉम्ब करके कहा कि हम जीत गए। तो इसलिए जो है वो सारा का सारा श्रेय अमेरिका को मिल गया, जबकि जो सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं वो रूस के लोगों की हुई हैं, सोवियत यूनियन की हुई हैं। तो एक तो उनको हमेशा से उनको बुरा लगता था कि जीत हमने करी हासिल, और ये हमको जो है हमारे ऊपर चढ़े चले आ रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि सब इन्हीं की जीत हो गई है, और यही सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक, सबको वो कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, अब देशों को भी कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो है दोनों देशों के बीच में बढ़ गया है, और इसमें कोई शक नहीं है, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि रूस और अमेरिका के बीच में ये डायरेक्ट एक तरीके से मैसेजेस एंड क्रॉस मैसेजेस चल रहे हैं। अब मैं अपने घर की तरफ वापस आता हूँ। हमारे जो स्टूडेंट है वॉर जोन में फंसे हुए हैं, जो गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड रहा है इब्तिदा में, जो मिनिस्टर्स के कुछ लूज टाइप के जो स्टेटमेंट आए हैं, और जो है उसको जो है अब इलेक्शन हो रहे हैं कुछ स्टेट में, उसका फायदा उठाने के लिए जिस तरह से उसको एक ट्रेंड बन गया है हमारे पास देखने में आ रहा है कि जो फॉरेन इश्यूज होते हैं, फॉरेन पॉलिसीज होती है, उसको डोमेस्टिक पॉलिटिकल नीड्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप उसको किस नजर से देखते हैं? दो बातें हैं भाई साहब। एक तो ये कि हम अपने स्टूडेंट्स की, यंग लोगों की, जितने भी उनकी एम्बिशंस हैं, मेडिकल कोर्स फॉलो करने की, इंजीनियरिंग कोर्स फॉलो करने की, या कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब लेने की, अपनी नई कंपनीज खोलने की, वो पूरा मौका मिल नहीं पाता है, तो इसलिए बाहर जाना पड़ता है। अब गल्फ के देशों में देखिए कितने भारत के जो है बाशिंदे रह रहे हैं, शायद सबसे ज्यादा भारत के ही होंगे कई देशों में, चाहे सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, और भी कई देश हो। ये सब ईस्टर्न यूरोप के, जहाँ कहीं भी मेडिकल एजुकेशन वगैरह ज्यादा अच्छी थी। चीन में भी हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स जा रहे हैं, क्योंकि हमने जो है खाली हमने यही नहीं करा है कि हमने कहा कि जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको हम एफर्मेटिव एक्शन के रिजर्वेशन के थ्रू उनको मौका देंगे, लेकिन हमने बाकी का मौका रोक दिया। मुझे कई बार बात होती थी अब्दुल कलाम साहब से, जो हमारे राष्ट्रपति थे, वो अच्छा यही कहते भाई तुम उनको बढ़ाओ, लेकिन बाकी को क्यों रोक रहे हो? आप इतनी वो फैसिलिटीज क्रिएट कीजिए कि बाकी को भी मौका मिलना चाहिए अपना पढ़ने के लिए, जो चाहे पढ़ना उसको पढ़ने में आपको क्या बुराई है, सबको आगे बढ़ने देना चाहिए। तो एक तो ये हमेशा की रियलिटी बन गई है कि हमारे वर्कर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे प्रोफेशनल्स को, सबको जो है बाहर जाना पड़ता है, और ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, और हम डेमोक्रेटिक कंट्री, हम ये कंडीशन लगा नहीं सकते कि नहीं साहब आपको तो वहीं का वहीं अपने गांव में रहना पड़ेगा, चाहे खाना मिले ना मिले, 2 रोटी नहीं मिलेगी तो आधी रोटी मिल जाएगी, आप उसी में खुश रहिए। लेकिन आजकल सबकी इच्छाएं बढ़ गई हैं, सब चाहते हैं जहां हमको मौका मिलेगा हम जाएंगे। तो हमारे ख्याल से ये आज की रियलिटी है। तो ये फॉरेन पॉलिसी और देशी जो घरेलू नीतियां हैं वो आपस में इतना ज्यादा मिक्स कर गई हैं। तो अब सबसे पहला तो हमारी चुनौती ये रहती है कि जैसे ही कहीं पे इंस्टेबिलिटी हुई, जैसे यमन में हुई थी पहले, उससे पहले पुराने जमाने, अब कुवैत का देखिए, तो इराक में देखिए, तो हमने वहां पे भेजे थे कई सारे पता नहीं हवाई जहाज और जाने क्या क्या। यमन के मसले पे हमारे मंत्री जाके वहां बैठ गए थे, जिबूती में और जगहों पे कोऑर्डिनेट कर रहे थे। अब जो है ये यूक्रेन में हमने देखा, इस युद्ध में बहुत सारे विद्यार्थी और बहुत सारे ट्रेडर्स वगैरह सबको बहुत नुकसान हुआ है, और वो रूस कहने में लगा हुआ है कि ये तो जो है कोई ह्यूमन शील्ड की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उनकी अपनी प्रायोरिटीज है कि अपने और लोगों को, अपने यूक्रेनियंस जो है उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो बाकी सबको कहिए कि ह्यूमन शील्ड है या क्या है, वो बेचारे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं सुबह से शाम तक कि कब रेल मिलेगी, जब जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इस मामले में भारत को एक आवश्यकता बन जाती है कि जिस तरीके से भी वो ऐसे कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश कर सकते हैं लोकल गवर्नमेंट्स के साथ में, पड़ोसी देशों की सरकारों के साथ में, सेफ कॉरिडोर्स बनाने के लिए वो सब तैयारी करें, नंबर 1। दूसरा, भारत वापस लेकर आए। तीसरा, वो ये कोशिश करें कि कहाँ कहाँ उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर और भारत में ही कर सकते हैं तो पूरे तरीके से कैसे उनको बनाया जाए, क्योंकि अगर वो मेडिकल प्रोफेशनल्स बनते हैं, इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स बनते हैं, तो हमको क्या नुकसान है इसमें? हम क्यों कह रहे हैं कि नहीं हमें 100% चाहिए या 0% चाहिए? हम कोई 60% वाला मसला करने को तैयार हैं। सब कहते हैं साहब वो अगर हम इन सबको लेंगे तो हमारे मेडिकल एजुकेशन की क्वालिफिकेशन बहुत डिमीन हो जाएगी। भाई कम से कम जो बाहर गांवों में आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं, जो कितने ऐसे हैं कि जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए हैं आपके,
तो आपके पास अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो जितने भी होते हैं आप उनको करिए किसी ना किसी तरीके से। तो मेरे ख्याल से नई चुनौतियां हैं भारत के लिए, और इस समय जो हमारी सरकार है और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबके लिए चुनौती है कि खाली क्रिटिसाइज करने से काम नहीं बनेगा। सबको ऑल्टरनेटिव विजन दिखाना चाहिए कि जो हमारे एसेट्स हैं, खासकर नॉलेज हम लोगों का बहुत बड़ा एसेट है, ब्रेन हम लोगों का बड़ा एसेट है, तो किस तरीके से हम उसको इस्तेमाल किया जाए। कॉलोनियल टाइम्स में हमारा एसेट था ब्राउन पावर, हमारे लोगों को पकड़ पकड़ के ले जाते थे कि साहब चलिए यहाँ पे खेती बाड़ी कीजिए, माइंस में काम कीजिए। अब जो है वो कहते हैं चलिए हमारी कंपनीज में काम कीजिए, हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में करिए, यूनिवर्सिटीज में पढ़िए या पढ़ाइए। तो ये सब चीजों में हमको जो है अपना देखना है किस तरीके से, खासकर हम कहते हैं कि हम जो है इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़े हुए हैं, तो क्यों ना हम ई एजुकेशन के लिए, ई मेडिकल ट्रेनिंग के लिए, हेल्थ केयर के लिए और तरह तरह की चीजें जो हम क्यों नहीं इनको यूज करें। और पूरे जो कहते हैं ना वर्ल्ड इज फ्लैट, कई बार वो अमेरिका के अखबारों में लिखा आता है कि अब जरूरी नहीं है कि आप न्यूयॉर्क में बैठ के ही काम करेंगे, आप किसी छोटे गांव में बैठ के भी काम कर सकते हैं अगर वहाँ कनेक्टिविटी है। तो क्यों नहीं हम इसको बात को करते हैं, क्यों हम अपने सब लोगों को कहते हैं अमेरिका जाइए या यूक्रेन जाइए पढ़ने के लिए या चीन जाइए। तो मैं यही बात कहना चाहूंगा कि ये जुड़ गई है घरेलू नीतियां और विदेशी नीति। अब इसमें कोई अंतर इस बात में नहीं रहा है, सिर्फ ये है कि विदेश नीति के लिए हम जो पैमाने होते हैं नापने के, वो घरेलू नीति से नहीं हमको नापना चाहिए, क्योंकि हमको नहीं मालूम है कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर के देश क्या सोच रहे हैं, बाहर के देशों में क्या किस तरह के आजकल के टसल्स चल रहे हैं, वो कई बार हमको नहीं मालूम होते हैं। हम अपने घरेलू नीति के पैमाने पर उनको जज करने की कोशिश करते हैं, तो वो शायद कई बार गलत उसका जो है रिजल्ट निकल आता है। नहीं, क्योंकि आप जो है प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी के ज़माने में फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, वो एक विजनरी इंसान थे फॉरेन पॉलिसी के बारे में। जब इराक पर हमला हुआ, मुझे अच्छी तरह से मालूम है, मुझे बहुत से पॉलिटिशियंस ने बताया अपोजिशन के, कि वाजपेयी जी ने उनको नज किया कि अरे आप क्या कर रहे हो, बाहर आ जाओ, मैदान में आओ, स्ट्राइक करो, हड़ताल करो, मोर्चे निकालो, बताओ। तो यानी कि भाई अमेरिका को एक मैसेज देना था। अब यहाँ पे तो पूरी पर्सनलाइज वो हो गई है, फॉरेन पॉलिसी हो गई है, डिप्लोमेसी पर्सनलाइज हो गई है और उसको पीआर एक्सरसाइज में तब्दील किया गया। तो इस हवाले की तरफ, इस तरफ मैं आपका इशारा करना चाह रहा था। नहीं, मैं समझ रहा हूँ के नारे लगाना चाह रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा किधर की तरफ जा रहा था, लेकिन हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि पिछले कई दशकों में सारी कंट्रीज में, खासकर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, ये पर्सनलाइज टाइप की पॉलिसी मेकिंग जो है ये निकल कर आ गई है। ये दोनों ही वजह हैं कि जो वाजपेयी साहब, हालांकि उम्र उनकी ज्यादा थी, लेकिन वो सोचते थे कि सारा समय मौजूद है हमारे पास, धीरे धीरे करके हम करेंगे, अपना सब पार्टीज को लेके मिला के चलेंगे साथ में। लेकिन जो काम करना होता था वो चुपके चुपके कर लेते थे। जो हमारा न्यूक्लियर मिशन उन्होंने किया है, मुझे लगता नहीं है कि वो किसी और से ज्यादा डिस्कस किया उन्होंने, वरना अमेरिकन को सबसे पहले मालूम चल जाता। नरसिम्हा राव साहब के टाइम पे या राजीव गांधी साहब के टाइम पर अमेरिकन को सबसे पहले मालूम चल गया कि क्या करना चाह रहे हैं। उन्होंने सारे नक्शे खोल के, सारे फोटो खींच के हमारे लोगों को दिखा दिया कि साहब ये करेंगे तो हम क्या हमला करेंगे आपके ऊपर, आप ये देख लीजिए, आपके सारे एसेट्स खत्म हो जाएंगे। वाजपेयी साहब ने सबको मिला के चलते थे, लेकिन जो देखा कि यहाँ मसला किसी और तरीके से होगा तो उसी तरीके से करा गया। अब आजकल हम लोग जो है, चूंकि हम दिखाना चाहते हैं कि भाई ये एक तरीके से गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए हर कंट्री की, और देशों से बात करने के लिए कि भाई बिल्कुल पावरफुल स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, तो उसमें ये होता है कि फिर थोड़ा सा जो है ऑपोजिशन पार्टीज के लिए भी जगह कम बचती है, और ऑपोजिशन पार्टीज भी इस बात को बहुत पर्सनल लेके चलती हैं। लेकिन आप उसमें मुझे ये बताइए, क्या मोदी साहब को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? बीजेपी को नहीं मालूम था? आपको याद होगा जब मोदी साहब बढ़ रहे थे लीडर बनने के लिए, बीजेपी के अंदर काफी लोग ऐसे थे जो कहते थे नहीं, सीनियोरिटी के हिसाब से चलेंगे। लेकिन जो और पॉलिटिकल पार्टी थे उनको मालूम था कि अगर ये सीनियोरिटी के हिसाब से चलेंगे तो कभी नहीं जीतेंगे। जीतेंगे खाली अगर कोई यंग आदमी निकल के आ जाता तो उनको पकड़ो। तो सारे जो शतरंज के मोहरे लड़े जा रहे थे, वो सारे स्टेट लेवल के जितने लीडर्स आगे निकल सकते थे बीजेपी के, उनको पकड़ा जा रहा था कि भाई इन पे मर्डर का चार्ज लगा दो, इन पे कोई फाइनेंशियल क्राइम का लगा दो, इस पे किसी पे दूसरा लगा दो, ताकि वो पहले ही फंस के वहीं खत्म हो जाए।
और सीनियर लीडर वही निकल के आएंगे वाजपेयी साहब के तरह के, जो कंसेंसस टाइप बनाना चाहेंगे। तो फिर उसमें आप कहीं भी रहे, किसी भी पार्टी में रहे, ऑपोजिशन में रहे या सरकार में रहे, आप कहीं ना कहीं अपनी बात पहुंचा सकते हैं। लेकिन विदेशों में अगर हमको भारत के लिए बात करनी है तो वो हमको सोच के चलना है कि एक समय था, जब आपको याद होगा इमरजेंसी के टाइम पर इंदिरा गांधी ने करीब सभी नेताओं को अंदर जेल में डाल दिया। तो ये बात मैं उस समय नहीं करूंगा, लेकिन अमेरिका ने उस समय CIA ने सब नेताओं को पकड़ा कि भाई बहुत खराब औरत है, देखिए इन्होंने जो है ये कर दिया। और उनको दुख अपना था कि इन्होंने जो है 71 वॉर में सुनी नहीं अमेरिकन को, बल्कि चीन को बोलना पड़ा हमला कर दो भारत के ऊपर, अपने 7th फ्लीट को भेजना पड़ा अमेरिकन को बचाने के लिए। लेकिन वो था इंडिया की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को और नेवल इंस्टॉलेशन खत्म करने के लिए। तो उस समय जो उन्होंने बहुत हमारे नेताओं को बोला कि आप जो है इसके खिलाफ खड़े हो जाओ, हम आपको प्रमोट करेंगे। लेकिन सब नेताओं ने एक एक करके सबने कह दिया कि देखिए हम जो कुछ कर रहे हैं, हमें जेल में डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम पसंद नहीं है, लेकिन जहां भारत का सवाल है हम आपके साथ में बात नहीं मान सकते हैं। तो अमेरिका को समझ में आ गया था उस समय कि ये देश जो है, चाहे गांधी ने कुछ और दिया हो ना दिया हो, लेकिन इतना जरूर दे दिया कि हर आदमी सोचता है कि मैं ही नेता हूं और मैं ही देश की देखभाल कर रहा हूं। तो ये एक बार भावना रहेगी और रहनी चाहिए मेरे ख्याल से, कि हर को सोचना चाहिए कि भाई देश की हमारे साथ में है, ऐसा देश कोई और नहीं है। अगर हमारे सारे पॉलिटिकल पार्टी को सोचें कि कहीं और जाके बैठे, चाहे यूक्रेन में बैठे हैं, चाहे रशिया में बैठे हैं, चीन में बैठे हैं, सऊदी अरेबिया में बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, अमेरिका में बैठे, उनको भारत जैसा कोई मौका मिल सकता है? बहुत कम। बस आखिरी मेरा सवाल यही है कि आपका क्या एप्रीहेंशन है ये जंग के हवाले से, बस इसको कंक्लूड कर दीजिए आप। तो मेरी अप्रीहेंशन तो यही है कि ये मसला बहुत ज्यादा आगे कोई गलती ऐसी ना हो जाए कि न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाए, क्योंकि मेरे ख्याल से वो बहुत ही भयानक भयावह परिस्थिति होगी। तो हम समझते हैं कि जो भारत ने एक तरीके से पहल की है, अभी अकेला है, अकेला चलो रहे वो कहते गए। सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, क्योंकि जो वेस्टर्न मीडिया है वो वन साइडेड पूरा प्रोपेगेंडा कर रहा है, पूरा वन साइडेड, उस वजह से मैं कह रहा हूँ ये अप्रीहेंशन की जो बात कर रहा हूँ। नहीं, वेस्टर्न मीडिया वो सोच रहा है कि देखिए हमको तो फायदा मिल नहीं रहा है कुछ रूस से, अगर कोई और पकड़ में आ जाए तो शायद वो यूक्रेन की जगह उसको संभाल लेंगे, फिर अगली बार उसको आगे कर देंगे चीन से लड़ने के लिए या रूस से लड़ने के लिए। तो देखेंगे कि रूस वाले भी नहीं देंगे मदद, उसकी हम भी नहीं देंगे, फिर देखेंगे चीन क्या करता है। तो एक और देश जो हमारे खिलाफ खड़ा हो सकता है एक एरिया में, उसको अभी न्यूट्रलाइज कर दिया जाए पहले। तो भारत को ये सोच के चलना है कि अपने हितों की रक्षा हमें ही करनी है, कोई और हमारे हितों की रक्षा करने नहीं आएगा। अगर एक बार हमारे दिमाग में ये बात भावना ठीक से क्लियर हो जाए तो बाकी सब चीजें अपना आप ठीक होती चली जाएंगी। थैंक यू वेरी मच शशांक साहब, सालार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है बताई, पूरी जो है मंदिर को खींचा, वर्ल्ड का भी और हमारे देश का भी मंदिर बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, शुक्रिया।